हेलो एवरीवन, एग्जाम में आपका स्वागत है। गाइस, यूपी में जो नर्सिंग की वैकेंसी निकली हुई है, यूपी में सैफी हॉस्पिटल में, तो जो वैकेंसी निकली हुई है कुल 500 प्लस वैकेंसी है। तो उसका इस वीडियो में मैं सिलेबस डिस्कस करूंगा विद एग्जाम पैटर्न कंप्लीट डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी चीज़ है वो थोड़ी डिफरेंट है ना। तो वो चीज़ आप देख लीजिए उस वीडियो में, वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। जैसे तो इसका जो पैटर्न है, पैटर्न ऑफ स्कीम ऑफ सीबीटी, इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, फर्स्ट आपका सीबीटी एग्जामिनेशन होगा। उसमें क्या क्या रहेगा बात कर लेते हैं इस बारे में। इसमें मेन चीज़ क्या रहेगी, जो ड्यूरेशन आपका टेस्ट होगा जो कि 3 घंटे का होगा, मतलब 180 मिनट का। ठीक है, 200 क्वेश्चन आएंगे 600 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, जिसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, और ये पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगा। बात कर लेते हैं इसमें 170 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे वो नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे, और जो 30 क्वेश्चन रहेंगे वो आपके जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर और रीजनिंग और मैथमेटिक्स रहेंगे, मतलब 5 क्वेश्चन पर ईच या 6 क्वेश्चन पर ईच कह लिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे। सबसे अच्छी बात मालूम क्या है, देयर नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, अगर आप कोई क्वेश्चन गलत भी कर देते हो तो उसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बट मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% है, और एससी एसटी के लिए 35% है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चीज बता दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेन चीज जो मेरिट बनती है वो बहुत ऊपर ही जाती है, 40 और 35 के आसपास किसी की भी नहीं आती, ना एससी एसटी की ना जनरल की। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए जो रिजोल्यूशन टाइप क्या है, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहीं टाइप सेम नंबर वाले कैंडिडेट फंस जाते हैं, जिनकी सेम नंबर है, मोर देन वन कैंडिडेट इक्वल इक्वल मार्क्स, तो क्या करना है, फर्स्ट बाय यूजिंग डेट ऑफ बर्थ, जो भी बड़ा होगा, एज में ज्यादा, जिसकी एज ज्यादा होगी उसको पहले लिया जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की। इफ नॉट रिजॉल्व, अगर ये केस नहीं होता कि दोनों की एज अगर बराबर आती है, तो बाय द नंबर फॉर द रॉन्ग आंसर्स विल बी इशूड विद इन देयर लेसर देन रॉन्ग नंबर विद द प्लेस्ड हायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका जो नेगेटिव करने का है ना, जो ऊपर छूट मिली थी, वो यहाँ पे आके गड़बड़ हो जाती है ना। जिसके कम नेगेटिव होंगे, जिसने कम क्वेश्चन गलती होंगे, उसको टॉप पे रखा जाएगा, और जिसके ज्यादा नेगेटिव होंगे उसको नीचे रखा जाएगा। ठीक, मतलब ये है कि यहाँ पे जब फर्स्ट केस में किसी के चाहे 50 मार्क्स हैं और इसके भी 50 मार्क्स हैं। ठीक है, ये उस केस में है, टाई केसेस में। दूसरी एक चीज बता दूं, इस बात का आप लोड ले सकते हो, पर मैं एक दूसरा व्यू आपको दिखाऊंगा कि मोस्टली केसेस में जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होते हैं ना, उसमें ऐसा बहुत कम ही होता है कि टाई केसेस कहीं अटके। ठीक है, मतलब 0.25 का डिफरेंस हो, ठीक है, पर डिफरेंस होता ही होता है। तो प्लीज आप नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में इस चीज को लेकर मत करना, क्योंकि जो मैक्सिमम जो आपका इशू होंगे ये फर्स्ट पॉइंट पे ही रिजॉल्व हो जाएंगे। दूसरे का आएगा तो बात की बात देखी जाएगी, अभी पहले आपको हाईएस्ट टू हाईएस्ट वहां स्कोर करके ऊपर आप आ जाओगे तो इन सबका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगर इसमें भी सेम अगर ऐसी चीज आती है, दोनों की नेगेटिव सेम है, अगर नहीं रिजॉल्व होता है, तो ए एंड बी ओवरऑल द परसेंटेज डिग्री डिप्लोमा जो भी किया हो, ठीक है, विल बी कंसीडर। देखो, जिसके डिग्री या डिप्लोमा में जिसमें भी हायर मार्क्स होंगे, तो उसको ए और बी, मतलब हायर होंगे उसको ए, मतलब फर्स्ट दिया जाएगा, और जिसके लोअर होंगे उसको बी कर दिया जाएगा, नेक्स्ट कर दिया जाएगा। अगर फिर भी रिजॉल्व नहीं होता, जबकि इतने स्टेप में तो मेरे ख्याल से फर्स्ट स्टेप ऐसा हो जाए, फिर भी अगर रिजॉल्व नहीं होता है, तो ए बी एंड सी अर्लियर कोर्स एंड द कंप्लीशन द डेट ऑफ विल बी कंसीडर्ड द, किसने जल्दी अपना कोर्स कंप्लीट किया है। ठीक है, जैसे कि अगर 3 कैंडिडेट है या 2 कैंडिडेट है ना, तो किसी ने जिसका जो आपका जो फाइनल रिजल्ट की डेट है ना, जिसकी सेम रहती है, जिसकी जल्दी होगी उसको फर्स्ट किया जाएगा, और जिसकी डिले होगी और जितने जिसने जितने बाद में किया हुआ उसको रिलैक्स किया जाएगा। इसमें मेन चीज़ ये, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कर लिया है, आपका रिजल्ट आया, वैसे भी जितने भी चाहे कोई भी डिग्री कर लो या डिप्लोमा कर लो, ठीक है, सबके रिजल्ट लगभग सबके एक ही दिन ही आते हैं। बट डिपेंड करता है, कभी कभी कोई कोई यूनिवर्सिटी होती है कि जैसे कि 7 दिन पहले रिजल्ट देती है, कोई 15 दिन बाद देती है, तो वो चीज़ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बता देता है, इसे लक कह सकते हैं। वैसे भी यहाँ तक कुछ नहीं पहुंचता। द मेरिट विल बी रिफ्लेक्टेड अकॉर्डिंग टू द सीबीटी। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि अगर ऐसा होगा तो फिर जो मेरिट बनाई जाएगी जो कि सीबीटी स्कोर को अफेक्ट करेगी। देखो सीधी सी बात है, ऊपर के 2-3 स्टार रखो। अब मेन चीज बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में। आपका सिलेबस में क्या क्या रहेगा। देखो सिलेबस में जो आपके सब्जेक्ट जो मैंने अभी ऊपर डिस्कस किए, 4-5 सब्जेक्ट ये, ठीक है, तो ये यहाँ तक, ये है ना, यहाँ पे आप देख लो 10-10 नंबर के आएंगे। 10 नंबर की आपकी रीजनिंग इंग्लिश आएगी, जो कि मैक्सिमम मार्क्स जो कि 30 नंबर की होगी, मतलब 10 क्वेश्चन आएंगे इसके। ठीक है, हाईलाइटर का प्रयोग करते हैं, जिससे क्वेश्चन जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चन आएंगे और 30 नंबर के। ये एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में 3 नंबर का। तो और जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर ये दोनों एक साथ आएंगे, तो इसके इनके जो रहेंगे मार्क्स, 10 क्वेश्चन ही होंगे और 30 मार्क्स आएंगे। सेम तीनों का भी यही है, रीजनिंग और मैथ साथ में आएगी। इनके टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे और ये भी 30 मार्क्स के रहेंगे। अब बात करते हैं, देखो अब बात रही नेक्स्ट सब्जेक्ट, जैसे कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, और फिजियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, कम्युनिटी हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, न्यूट्रिशन हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ठीक है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी नर्सिंग, ठीक, और नर्सिंग इन रिसर्च एंड स्टेटिक्स, ठीक है, प्रोफेशनल ट्रेंड्स एंड द नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड वार्ड्स मैनेजमेंट। ने और लास्ट है, ये यहाँ तक जितने होंगे सारे 15 क्वेश्चन आएंगे ईच सब्जेक्ट के हिसाब से, 4 से लेके 13 तक। ठीक है,
4 से लेके 13 तक। फिर इसके बाद जो रहेगा, जो लास्ट है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एंड फर्स्ट एड। ठीक है, देखो फर्स्ट एड वाला सब्जेक्ट जितने भी मेडिकल फील्ड होते हैं सभी में यूज बहुत अफेक्टेड होता है, क्योंकि जब इनिशियल आप कहीं पे भी बाहर होते हो, है ना, तो नर्सिंग और जो फर्स्ट एड चीज़ है ना, वो बहुत अफेक्टेड करती है। जैसे कि आपने, जैसे कि पेशेंट आया तो आपने एकदम फर्स्ट रेस्पॉन्स कर दिया। ठीक है, और दूसरी बात ये होती है, जो फर्स्ट एड का मतलब ये होता है कि वहाँ पे कुछ भी आपको कोई इशू, मतलब वहाँ पे कोई हॉस्पिटल वगैरह नहीं है, तो जो पहली मदद किसी भी पेशेंट को करी जाती है। जैसे कि सिंपल सी होता है कि जैसे कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको क्या करना है, फर्स्ट वी आइसोलेटेड टू वेंट वेंटिलेटेड एरिया, है ना, उसको साफ सुथरी, मतलब खुली हवा में उसे पहले उसे बैठाना है। ठीक है, क्योंकि जब किसी का भी एक्सीडेंट होता है तो फियर के कारण उसके जो 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 ऑक्सीजन इनटेक है ना, वो डिस्टर्बेंस हो जाता है। ठीक है, और उससे भी स्ट्रेस, उसके कारण स्ट्रेस बढ़ता है, और स्ट्रेस के कारण आपका जो ब्लड फ्लो होता है उसका बीपी बहुत हाई होता है। तो जब प्रॉपर एयर और ऑक्सीजन अप डाउन आएगी, जैसे आपने देखा होगा कि रामदेव बाबा जैसे कि, और जितने भी योगा योगा जो कराते हैं, तो वो बोलते हैं अनुलोम विलोम कपालभाति करनी। क्यों? जो जो आपका ऑक्सीजन का जो इनटेक है वो प्रॉपर रहता है। आपका जब ऑक्सीजन का इनटेक, जो इन और आउट, इनलेट और आउटलेट जब ओके रहता है ना, बॉडी में ब्लड में जब ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी होती है, तो जो आपकी जो इम्यूनिटी होती है वो भी बढ़ती है। ठीक है, और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत इफेक्टिव रहता है। ठीक है, इफेक्टिव का मतलब ये है, जो आइडियल वाला होता है ना 120 80 बाई 120 वाला, वो चीज उसके आसपास रहता है। तभी बोलते हैं जितने बीपी पेशेंट्स होते हैं ना, उनको बोलते हैं कि ये थोड़ा अनुलोम विलोम कपालभाति योगा करो, मॉर्निंग में सुबह टहलने जाओ, क्योंकि उनका जो ब्रीथिंग सर्कुलेशन है ना वो नॉर्मल आ सके। और वो जब नॉर्मल आता है ना, तो जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं, जब जब ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल आने लगता है ना, तो जो हार्ट होता है, ब्रैडिकार्डिया कंडीशंस होती है ना, तो उसमें काफी इफेक्टिव रहता है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेबस के रिगार्डिंग। तो ये सारे सब्जेक्ट आपके 15-15 नंबर के, 15-15 क्वेश्चन आएंगे, 45-45 नंबर के। केवल एक यही सब्जेक्ट है जिसका 20 क्वेश्चन आएंगे और 60 नंबर का होगा। अब आप जैसे ही देख लेते हैं वेटेज की बातें, तो वेटेज तो सबसे ज्यादा इसमें है, पर मैं चीजें ये 15-15 वाली इंडिविजुअल है, नर्सिंग वाले डिपार्टमेंट जब उन्होंने 70 क्वेश्चन क्या ही दिए हैं, तो उसी हिसाब से ये सब चीजें कंसिडर्ड है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, आपके लिए क्या है, ऑल द कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई फॉर द रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ दिस। ठीक है, इस वेबसाइट पे आप गए, इस वेबसाइट का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सीधा आप वहां पे जाके कर सकते हैं रजिस्टर। और मैंने आपको सिलेबस के बारे में बता दिया। अब आपको ये जानना है कि अगर इंडिविजुअली सिलेबस इसके इन डेप्थ में क्या क्या रहेगा। ठीक है, क्योंकि अब आप ये समझ गए हो कि देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ शॉर्टकट में, आपको जो सिलेबस का लेवल रहेगा वो रहेगा डिप्लोमा का। ठीक है, जो डिप्लोमा होता है आपका, है ना, तो नर्सिंग में तो उसी लेवल का आपका पेपर आएगा। क्योंकि इसमें जो दो पोस्ट हैं, इसमें सॉरी, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, दो पोस्टें नहीं है, इसमें दो तरीके की एलिजिबिलिटी है, एक डिप्लोमा वाली भी, एक बैचलर्स वाली है। तो इस केस में ऐसा होता है, जो मिनिमम होता है, क्योंकि अगर हम डिप्लोमा वाला लेंगे, है ना, तो फिर अगर हमने बैचलर वाला लिया तो डिप्लोमा वाला है, तो वो पढ़ाई भी नहीं होता है ना, तो वो चीज़ नहीं ले सकते, है ना। तो इसी वजह से इन्होंने ये चीज़ डिफर कर दिया है। तो जो आपका लेवल होगा वो डिप्लोमा से लेके ग्रेजुएशन के बीच का होगा। ठीक, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा, जो भी अगर डिप्लोमा वाले ने पढ़ा है तो वो भी ये पेपर अच्छे से क्रैक कर सकता है। सत्य बता दूं, ये 30 नंबर है, 30 नंबर में से 20 नंबर, सॉरी 20 क्वेश्चन करना इजी है आपके लिए। ठीक है, आप अगर 2-3 महीने का भी अगर करंट अफेयर पढ़ लोगे ना, 2 महीने का भी, तब भी आपके करंट अफेयर और जनरल नॉलेज के जो बेसिक्स यूपी के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं ना, है ना, वो आपके कवर हो जाएंगे। ठीक, जनरल इंग्लिश अगर आपने 10-12 लेवल तक की अगर इंग्लिश पढ़ी है, तो वो इतनी ही आती, इससे हायर लेवल की नहीं आती। अगर शॉर्टकट में बोलूँ, तो अगर आपने मैट्रिक लेवल का या फिर 10+2 लेवल की जो भी एग्जामिनेशन है उसमें जो इंग्लिश अगर आप कर लो, तो भी आपकी इंग्लिश अच्छे से कवर हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग। देखो मैथ्स और रीजनिंग में इन्होंने इस तरीके का सिलेबस हमें नहीं दिया गया कि डिटेल में कि इंडिविजुअल टॉपिक दिए गए हैं, बट जो प्रीवियस एग्जामिनेशंस हो चुके हैं, तो मैं उसका सिलेबस आपको डिटेल में इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है, तो उससे आप अच्छे से डिटेल और समझ पाओगे। वैसे इसमें जो रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे, तो वो भी आप 10+2 लेवल की, अगर जैसे एसएससी वगैरह के पेपर लगा लोगे, है ना, मैथमेटिक्स के उसके जितने लगा सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एकदम थ्रू आउट उसके बराबर हो जाना है। ठीक है, आप मिनिमम जितने लगा सकते हो उतने लगा लेना, क्योंकि ऐसा होता है ना, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश और जीके, ये ऐसी चीजें अगर आप आएंगी तो सटीक क्वेश्चन है, 110% सटीक क्वेश्चन। दूसरा रहा आपका टैग का। ठीक है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। देखो एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो एक है, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री ये थोड़े ब्रॉड में चले जाते हैं। तो आपको जो कवर करना है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी कवर कर लेना है। माइक्रोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री ज्यादा बड़े नहीं है, पर जो इनकी जो स्ट्रक्चर्स वगैरह होते हैं ना, वो थोड़े डिटेल में अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर वगैरह तो पढ़ लेना। जैसे कि उनके नाम, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक केमिकल रिएक्शन हुई, तो उसके बाद जो रिजल्टेंट आया वो क्या है। ठीक है, उस केमिकल रिएक्शन का नाम क्या है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें ऐसे पढ़ लेना। अब रही बात जैसे कि साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। ठीक है, तो ये चीजें अब इस पे जैसे कि इसके क्वेश्चंस आए होंगे, तो इसके कुछ क्वेश्चंस जैसे प्रीवियस ईयर पेपर्स होंगे, है ना, तो मैं आपको दिखा दूंगा, मतलब यूट्यूब पे बता दूंगा, तो जो भी उनको उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको कुछ डिस्कस कर दूंगा, तो जिससे आपकी जो साइकोलॉजी है वो मेंटेन हो जाएगी कि मतलब किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब देखो यहाँ पे साइकोलॉजी लिखती है, यहाँ पे मेन चीज ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन कुछ साइकोलॉजी बेस्ड है, मतलब कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन। अब जैसे सिचुएशन बेस्ड आ सकते हैं, कि जैसे कि अगर पेशेंट आया तो आपने उससे फर्स्ट क्या करोगे। ठीक है, तो वो आपको ऑप्शन में दिए गए होंगे, क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, है ना, तो फिर उस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट आपको जैसे कम्युनिटी हेल्थ एंड नर्सिंग, तो ये सारे जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, तो ये सारी चीजें है ना, ये एक पर्टिकुलर एरिया है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड है, और ये सब आपके सिलेबस में हैगा। और अगर आप डिप्लोमा लेवल तक का भी अगर आप पढ़ लेते हो, तो आप ये पेपर बड़े आराम से क्रैक कर लोगे। टफ बैटल है और ज्यादा टफ बैटल भी नहीं है। अगर प्रीवियस अभी जितने भी पेपर्स नर्सिंग के हो चुके हैं, मैं कह रहा हूँ यूपी के ही ले लो, यूपी के
यूपी में अभी जैसे एनएचएम वाली भर्ती हुई थी, एनएचएम का पेपर ले लो, है ना? आप चाहोगे तो मैं एनएचएम का पेपर आपको करवा दूँगा, ठीक? दूसरा आपका, मुझे अभी एग्ज़ैक्ट नाम नहीं ध्यान आ रहा, यूपी में अ, लखनऊ में है वो, वहाँ पे अभी 1200 वैकेंसी निकली थी नर्सिंग की। ठीक है, अभी मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, मैं आपको बता दूंगा। अब यूपीपीएससी में जो वैकेंसी निकली है ना, तो उसका जो पेपर हुआ होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसको मैं, आप चाहोगे तो मैं करवा दूंगा। तो अगर आप चाहते हो मैं इसके पेपर वगैरह कुछ करवा दूं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। अगर आपके पास अवेलेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मतलब अपनी सेल्फ स्टडी करिए, क्योंकि पढ़ना आपको है। कोई आपको बता सकता है, कोई आपसे कह सकता है ना, पर आपको पेपर थोड़ी ना कोई सॉल्व करने आएगा। जितना आपको चीज़ पढ़ के समझ में आती है ना, उतना आप बोल के नहीं समझ में आती है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए। और अगर आपको कोई चीज़ सोर्स चाहिए, अगर आपको पेपर चाहिए, पेपर का थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए, ठीक है, तो आप बता देना, तो मैं बाकायदा आंसर टू आंसर एक एग्जिट पेपर का मैं बता दूंगा आपको यूट्यूब पे। ठीक है, बस अब वीडियो में बस इतना ही, आपको वीडियो ना लेंथी करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और सिलेबस के साथ। हाँ, एक चीज़ और बता दूं, यूपीपीएससी वाला रिजल्ट आ चुका था, अगर आपने नहीं चेका हो तो अपना चेक कर लीजिएगा, नर्सिंग वाला ही था। ठीक है, जय हिंद।